शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। आज हम क्लास 6 में विज्ञान विषय में पाठ तंतु से वस्त्र तक की शुरुआत करेंगे। क्लास 7 में विज्ञान विषय में रेशों से वस्त्र तक पाठ की शुरुआत करेंगे और क्लास 8 में विज्ञान विषय में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पाठ की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। त्योहारों का समय शुरू ही हुआ था कि सुनैना के घर पर तैयारियां शुरू होने लगीं। चाचा जी साज सजावट का सामान लेकर आए और माँ खाने पीने के सामान की तैयारियों में लग गईं। पिताजी घर की साफ सफाई में जुट गए। इस चहल पहल के बीच सुनैना अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूम रही थी। उसने अपने छोटे भाई मुकुल को खेलते देखा और पूछा, चाची जी कहाँ है मुकुल? सुनैना दीदी, माँ अपने कमरे में कपड़े सी रही हैं। ये सुनकर सुनैना भागकर चाची जी के पास गई। चाची, आप मेरी मदद करोगी? हाँ सुनैना, बिल्कुल करूँगी। बताओ क्या बात है? बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और घर पर सब लोग नए कपड़े ला रहे हैं। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के नए कपड़े बनाने हैं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने अभी बहुत से कपड़े सिले हैं। इनमें से ढेर सारी कतरन बची है। हम कतरन से तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। ये लो कतरन से भरा थैला, इसमें से जो पसंद हो वो ले लो। अरे वाह, इसमें तो बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं। हाँ सुनैना, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जैसे सूती, रेशमी और सिंथेटिक। तुम इसमें से किसी से भी अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक या सलवार कमीज बना सकती हो। यह सब कपड़े कितने सुंदर हैं चाची। इतने सुंदर कपड़े बनते कैसे हैं? सुनैना, हमारा देश भारत दुनिया भर में मशहूर है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने और सजाने के लिए। भारत के हर प्रांत का पहनावा अलग अलग है और वहाँ बनाए जाने वाले कपड़े भी अलग प्रकार के होते हैं। सूती, रेशमी, मखमली, हर तरह का कपड़ा बड़ी छोटी फैक्ट्री और कार्यशालाओं में बनता है। सुनैना, अगर तुम कपड़ों को ध्यान से देखोगी तो मालूम पड़ेगा कि हर कपड़ा धागों को बुनकर बना होता है। अरे हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि धागों की चटाई बना रखी हो। चाची, यदि कपड़ा धागों से बनता है तो ये धागे आते कहाँ से हैं? सुनैना के इस सवाल का जवाब देने के लिए चाची अपनी सिलाई मशीन से धागा निकालकर उसे और पतले भागों में खरोंचती हैं और सुनैना को दिखाती हैं। सुनैना, ये जो छोटे छोटे रेशे नजर आ रहे हैं, जो इस धागे से निकल रहे हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े का उत्पादन होता है। यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। पर चाची, मैंने तो कभी तंतु आसपास नहीं देखे। क्या यह भी किसी खास जगह पे बनते हैं? सुनैना, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंतु विभिन्न जगहों से मिलते हैं। कुछ तंतु हमें पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं।
सूती एवं जूट पौधों से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। इस प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पहले ज्यादातर प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग होता था, पर कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से भी तंतु बनाए जा रहे हैं। इन्हें संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक तंतु कहते हैं। चाची, ऐसे तंतुओं के इस्तेमाल से किस प्रकार का कपड़ा बनता है? इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक जैसे कपड़ों का उत्पादन होता है। सुनैना, अब अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें प्राकृतिक तंतुओं के इस्तेमाल से बने वस्त्र हों। आपने जो साड़ी पहनी है ये सूती कपड़े की लग रही है, तो यह हुई प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्र का उदाहरण। और यह जो मेजपोश है ये संश्लिष्ट तंतुओं से बने हुए वस्त्र का प्रतीत होता है। बिल्कुल सही पहचाना सुनैना, यह मेजपोश नायलॉन से बना है। बातों बातों में चाची ने सुनैना की गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी बना दी, जिसे देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। सुनैना ने चाची को धन्यवाद कहा और गुड़िया को उसके नए कपड़े पहना दिए। फिर सुनैना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। समीना, मोहन, सुबीर, देखो चाची ने मेरी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई। और चाची के साथ बैठकर आज मैंने कपड़ों के बारे में बहुत सी बातें भी जानी। अच्छा, हमें भी बताओ सुनैना। मुझे ये पता चला कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वह सब धागों से बने होते हैं, और धागे बने होते हैं और भी पतले रेशों से, जिन्हें तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या होता है? याद है जब हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी पैंट घुटने से फट गई थी। तब कुछ धागे निकल आए थे और उन धागों में से पतले पतले रेशे निकले थे। वह तंतु होते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं, जो कि हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लिष्ट भी होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने पिताजी से यह सुना है। वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे वाह, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछें कि तंतुओं से वस्त्र आखिर बनता कैसे है। अच्छा ख्याल है, चलो चलते हैं। और फिर सभी बच्चे मोहन के घर की ओर बढ़ते हैं, कपड़ों के बारे में और जानने के लिए। वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हम अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है, और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ। ठीक है? जी अंकल।
सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से यह काम करते थे, पर आजकल मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ। 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र, जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर। बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना? ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र, जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है, अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गई। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी आंटी। ऊन की कहानी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई, इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी।
सच में सुंदर है। आह, मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम। त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा, ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही हैं सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है, तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं। यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों, सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ। बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर,
आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर, हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। यह मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं। अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं, और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं। क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ। अभी के लिए अलविदा। रेशों से वस्त्र तक। इस कहानी के उद्देश्य हैं वस्त्र तक, रेशों के प्रकार, रेशम के कीड़ों, कितनी ठंड है। आप ऊनी कपड़े पहन लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि ऊन के कपड़े कौन से जानवर के बालों से बनते हैं? क्या आपको ये पता है कि सबसे मुलायम और चमकीला रेशा कौन सा है? सही सोचा आप सबने, रेशम। क्या रेशम भी एक जानवर रेशा होता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। रीना और माया अपनी छुट्टियों में अपनी दादी माँ के घर गई हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। माया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है।
और रीना को प्रकृति में बाहर कुछ नया खोजने का। वो देखिए, रीना वहां पेड़ों के पास कुछ देख रही है। यह क्या है? लगता है ये तितलियों की इल्लियां हैं। दीदी से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दीदी, माया दीदी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ रीना? देखो दीदी, ये कितनी सारी तितलियों की इल्लियां हैं। रीना, ये सारे शहतूत के पेड़ हैं। देख, ध्यान से देख। पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यही गलतफहमी हुई थी। तब दादी ने बताया था कि ये शहतूत के पेड़ हैं और इन पर रेशम के कीट होते हैं। रेशम के कीट? अच्छा, नाम से लगता है कि वे शायद रेशम के कपड़े जैसे होते हैं, मुलायम और चमकीले। रीना, रेशम का कीट रेशम का रेशा बनाता होगा। जैसे ऊन का धागा हमें भेड़ों के बालों से मिलता है, वैसे रेशम का रेशा हमें इन कीटों से मिलता होगा। वो देख, शहतूत भी तो लगे हुए हैं। रीना देखती है और एक शहतूत तोड़ के आती है। दोस्तों, क्या आपने शहतूत के पेड़ देखे हैं? हाँ, सही कह रही हो दीदी। दादी ने बताया था कि रेशम के कीट सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसीलिए इसी के पेड़ पर रहते हैं। बड़े नकचढ़े होते हैं। देखो दीदी, यहाँ देखो, ये कुछ अंडे भी हैं। रीना, चल हम एक प्रयोग करते हैं। सच में दीदी, बताइए ना, कैसा प्रयोग? चल, हम दादी से 2 गत्ते के बक्से लेते हैं। फिर एक बक्से में मैं कुछ अंडे रख देती हूँ और एक बक्से में तुम कुछ अंडे रख देना। फिर हम उनको पेट भर के शहतूत के पत्ते खिलाएंगे। वाह दीदी, यह तो हमारे अपने पालतू कीड़े हो जाएंगे और हम इनके जीवन चक्र के बारे में भी सीख सकेंगे। दीदी, इन इल्लियों के अंडों को ध्यान से उठाना। माया बहुत ध्यान से कुछ टहनियों को काट लेती है और पहले बक्से में रख देती है। चल रीना, अब इन छोटे छोटे अंडों को भी अपने अपने बक्से में रख देते हैं। दीदी, यह अंडे कितने दिनों में इल्ली बन जाएंगे? अब हम स्वयं ही देख लेंगे रीना कि रेशम के कीट के अंडों से कितने दिन में इल्ली बाहर निकलती है। दोनों बहनें अपने अपने बक्से में बहुत सावधानी से कुछ काले रंग के अंडों को रख देती हैं। मैं अपने बक्से को यहीं बाहर रख देती हूँ। और मैं अंदर रख देती हूँ। अगले दिन। दीदी, क्या कुछ हुआ आपके बक्से में? अरे रीना, इतनी जल्दी थोड़ी ना, कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अच्छा दादी, 2 से 3 हफ्ते? रीना और माया रोज उन अंडों से इल्लियों के आने का इंतजार करती हैं। 2 हफ्ते बाद। दीदी देखो, मेरे बक्से में जो अंडे थे, उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आ रही हैं। मैं जल्दी से जाकर शहतूत की हरी पत्तियां ले आती हूँ। पर मेरे बक्से में जो अंडे हैं, उनमें से तो इल्लियां नहीं निकली। तुमने अपना बक्सा बाहर गर्म वातावरण में रखा था और मैंने अंदर, है ना? हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडों से इल्ली को बाहर आने के लिए गर्म वातावरण चाहिए होता है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। तितलियों के अंडों को भी तो एक गर्म स्थान की आवश्यकता होती है।
चल मैं भी अपना बक्सा बाहर रख देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 हफ्ते बाद। मैंने अभी अभी उन इल्लियों को देखा दीदी, वे सारी पत्तियां खा गई हैं। मुझे लगता है हमें और पत्तियां डालनी पड़ेंगी। दोनों बहनें रोज दोनों बक्सों का निरीक्षण करती हैं। माया के बक्से में भी गर्म वातावरण में रखने से अंडों में से इल्लियां निकल आई थीं। और कुछ 1 हफ्ते बाद, ये देख रीना, तेरे बक्से वाली इल्लियां खा खा के कितनी मोटी हो गई है, और मेरे बक्से वाली इल्लियां तो अभी भी दिन भर बहुत सारे पत्ते खाती रहती हैं। दोनों बहनें हंसने लगती हैं। 2 और हफ्ते बाद। दीदी ये देखो, मेरे बक्से में ये इल्लियां कोकून जैसी बन गई हैं। मुझे याद है जब कक्षा 4 में हमने तितली का जीवन चक्र समझा था, तो इल्ली ऐसे ही कोकून में बदल जाती है। रुक रीना, मैं अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती हूँ। ये देखो रीना, यहाँ इस चित्र के अनुसार रेशम का कीट अपने आसपास एक जाल बुन लेता है और कोकून में बदल जाता है। देखो दीदी, ये कोकून इन पत्तों की टहनियों से जुड़ गए हैं। क्या ये इनके जीवन चक्र की एक और अवस्था है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। चल अब हम रोज मेरे बक्से का निरीक्षण करेंगे। देखते हैं कि इल्ली कोकून में कैसे बदलती है। दोनों बहनों ने रोज माया के बक्से का ध्यान से निरीक्षण किया। 1 हफ्ते बाद। दीदी दीदी, ये देखो, इल्लियां कैसे अपना सर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाकर कुछ धागे जैसा निकाल रही है। चल दादी से पूछते हैं। दादी ये देखिए, ये इल्लियां ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, ये इल्ली अपने आसपास कोकून बुन रही हैं। हाँ, और ये 8 अंक के जैसे अपना सिर हिला रही हैं। क्या ये धागों जैसी तार ही रेशम होती है? हाँ बच्चों, इन रेशम के धागों से ही रेशम का कपड़ा बनता है। रुको, मैं तुम्हें अपनी एक बहुत खास रेशम की साड़ी दिखाती हूँ। वाह दादी, कितनी सुंदर साड़ी है। बच्चों, एक साड़ी बनाने के लिए हजारों कोकून की जरूरत होती है। बड़ी मेहनत लगती होगी ना दादी? हाँ बच्चों, रेशम के कीट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बुनाई उद्योग में। दादी, इन कोकूनों से रेशम को कैसे निकाला जाता है? बच्चों, रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कोकूनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है। इस प्रकार से रेशम का फाइबर अलग होता है। क्या इन कोकूनों को उबाला जाता है? ये तो अच्छी बात नहीं है दादी। हाँ माया, सही कह रही हो, पर पता है, आजकल एक नई प्रक्रिया की खोज हुई है। कैसी प्रक्रिया दादी? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बनाई जाने वाली सिल्क में रेशम के कीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसे अहिंसा सिल्क कहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। किसी रेशम के कीट को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी होकर ऐसी और प्रक्रियाओं की खोज करूंगी
जिससे रेशम के कीटों को हानि नहीं पहुंचाई जाए। शाबाश बच्चों। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था ये। हमने रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्वयं अन्वेषण किया। ये जानना भी कितना दिलचस्प होगा कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना जाता है। माया और रीना अपने अपने बक्से का निरीक्षण करती रहीं, जब तक रेशम का कीट नहीं बना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा रेशम के कीट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। माया के सवाल की तरह मैं भी जानना चाहूंगी कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ओहो, ये एक तो बाहर तेज बारिश हो रही है। इतनी मुश्किल से छत वाली रस्सी को यहाँ बांधा था, अब ये भी टूट गई। अब कपड़े कैसे सूखेंगे? पर ये टूट कैसे गई? शायद गीली होने से इसके रेशे कमजोर पड़ गए होंगे। जूट की ही रस्सी है ये। मैं और भैया जाकर दुकान से नई और मजबूत रस्सी लाते हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए। छाता लेकर जाना, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी जी, देखो, मुझे दुकानदार ने ये नायलॉन की रस्सी दी और कहा कि ये इतनी मजबूत है कि बार बार गीली होने पर भी ये नहीं टूटेगी। मैंने और भैया ने इसे रस्साकसी के खेल की तरह खींच कर भी देखा, है ना भैया? हाँ मम्मी, मैंने भी सुना है कि ये इतने मजबूत रेशे से बनी होती है कि इससे चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओह अच्छा, तो नायलॉन का रेशा हमें कौन से पौधे से मिलता है? ये किसी पौधे या जंतु से नहीं, बल्कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। तुम्हारा छाता भी तो इसी से बना है। ओह, मेरा छाता भी? अब मैं समझी कि इंसान ने नायलॉन जैसा रेशा क्यों बनाया होगा, ताकि इससे बनी चीजें मजबूत भी हो और जल्दी से गीली भी ना हो, जैसे ये रस्सी और छाता। सही कहा ना मैंने दोस्तों? क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो नायलॉन से बनाई जाती है? भैया, इसके अलावा भी कई रेशे होंगे जो इंसानों ने बनाए होंगे। चीजें मजबूत भी हो और जो पानी में गलती भी नहीं। चलो माँ के नए कपड़ों के बक्से में देखते हैं। हाँ जरूर, चलो। पिछली बार त्योहार पर मम्मी ने रेशम की साड़ी खरीदी थी, जो कि मेरे रेशम के सूट से महंगी थी। मगर इन दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों ही रेशम के हैं? सानिया, दुकानदार ने तुम्हें नकली रेशम दे दिया। मतलब उसने हमें धोखा दे दिया क्या? नहीं सानिया बेटी, ये रेशम जैसा दिखने वाला इंसान का बनाया रेशा है। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अपनी विज्ञान पुस्तक में। दोस्तों, क्या आप इस नकली रेशम के रेशे का नाम
मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। ये देखो दोस्तों, मेरा नकली ऊन से बना स्वेटर। आप खुद भी अपनी विज्ञान पुस्तक में इस नकली ऊन का नाम पता लगा सकते हो। ये मेरा टेरिकॉट का कुर्ता पिछले दीपावली में मम्मी ने मुझे पहनने भी नहीं दिया। टेरिकोट पॉलिस्टर का ही एक रूप होता है और वो जल्दी आंख पकड़ लेता है, इसलिए नहीं पहनने दिया। अच्छा। तुम्हें याद है कबीर, तुमने एक बार पेट बॉटल में गर्म गर्म पानी डाल दिया था तो वो बोतल पिघल कर सिकुड़ गई थी। इनकी कुछ कमियां हैं तो बहुत से फायदे भी तो है। इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये मजबूत है, हल्की है और दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल इनका इस्तेमाल बहुत होने लगा है? पता लगाइए। मम्मी, मुझे एक बात जाननी है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी कौन से रेशे के वस्त्र पहनते हैं जो कि आग नहीं पकड़ पाते? उन कपड़ों पर मेलामाइन नाम के प्लास्टिक की परत होती है। ओह, हाँ, हमने जब मेलामाइन के बर्तन खरीदे तो उन अंकल ने भी बोला था कि ये ESI प्लास्टिक है जो अधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमारे घर में ESI कई चीजें, बिजली स्विच, बर्तन के हत्थे, इस तरह की प्लास्टिक से बने हैं। दोस्तों, क्या आप ऊष्मा से पिघलने वाली प्लास्टिक का नाम बता सकते हैं? हाँ सानिया, लेकिन तुम जानती हो ना कि प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कहीं भी फेंक देते हैं। नदियों में, सड़कों पर प्लास्टिक इतनी इकट्ठा हो चुकी है। हमारे विद्यालय में प्लास्टिक खत्म करो अभियान में बताया गया था कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो इस अभियान में कैसे साथ दोगी सानिया? बताओ। S/R सिद्धांत अपनाऊंगी, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का थैला। हम प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक चीज को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को कम करने के और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, आज जो कुछ हुआ उससे हमने सीखा। 1. इंसान द्वारा बनाए गए रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर के बारे में। 2. इनसे बने वस्तु की विशेषताओं के बारे में। 3. प्लास्टिक के प्रकार और प्रयोग के बारे में। 4. प्लास्टिक के निपटारे के उपाय के बारे में। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मजा आया हो। तो चलो देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 6 में विज्ञान विषय में पाठ तंतु से वस्त्र तक पढ़ा। क्लास 7 में विज्ञान विषय में रेशों से वस्त्र तक पढ़ा और क्लास 8 में विज्ञान विषय में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पार्ट पढ़ा। एक आवश्यक सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पर सर्च करके इस तरह पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।